गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी हमारे क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पेशली अगर हम बात करें बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कई बार अप्रॉक्स हर साल पूछता है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे इस चैप्टर्स को कि वन शॉट में हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लें। हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो हमें उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है। आइए देखते हैं इस चैप्टर्स के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो अर्बन एरिया से लेकर रूरल एरियाज तक सारे लोग इसको देखते हैं और जानते हैं। डेमोक्रेसी को भले ही लोग ना जाने, रिपब्लिक को लोग भले ही ना जाने, बट दे मस्ट नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। उनको अपने नेताओं के बारे में पता होता है, उनको पता होता है कि वोट किसको देना है। तो ये है क्या कैसा एक ऐसा चीज है जो पॉलिटिकल पार्टी मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अवर डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? लेट अस सी। Political party. Political party is a group of people who comes together to contest election and hold power in the government. कह रहा है बेटा कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है पॉलिटिकल पार्टी? ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है एक साथ आकर के कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके सरकार बनाना और सरकार को चलाना। तो अब मैंने एक बात बोला कि लाइक माइंडेड पीपल, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। एक समान विचार रखने वाले लोग, एक तरह के आइडियोलॉजी रखने वाले लोग एक साथ आते हैं और एक साथ आ करके क्या करते हैं बेटा? ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ करके क्या करेंगे ये लोग कि जब सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके गवर्नमेंट को रन करते हैं। ये इनका काम होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन क्लियर हुआ। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? तो अभी तक हमें आशा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। बेटा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ लोगों का ग्रुप होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग एक तरीके की बात सोचते हैं, एक तरीके की थिंकिंग रखते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो बीजेपी है, तो क्या बीजेपी में समाजवादी पार्टी के विचार रखने वाले लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या समाजवादी पार्टी में बीजेपी की तरह सोचने वाले लोग वहां पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यानी समाजवादी में भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के ऊपर काम करने वाले लोग ही एक साथ चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी में बीजेपी की तरह सोचने वाले लोग रहते हैं। क्लियर है बात? अब देखो आगे। तो अगर यहां तक क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अब ये पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन समझ में आ गया बेटा क्या होता है? तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई देयर इज नीड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? या डायरेक्टली कह सके कि एक क्वेश्चन पूछता है यहां से, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या होगा बेटा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी इसलिए है बेटा कि पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि अब देखो दो तरह चीजें होती हैं कि अगर समझना हो हमें कि किसी का इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है, तो हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो उसके इंपॉर्टेंस को समझ ले, या अगर उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये समझ ले कि सपोज दैट अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या होता। समझ में आ रहा है? यानी हम इस प्रकार से समझेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, यानी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी इसलिए है ताकि डेमोक्रेसी सस्टेन रह सके। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। क्लियर है बात? यानी कि पहला पॉइंट समझ में आ गया कि नेसेसिटी क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की।
तो पॉलिटिकल पार्टीज का नेसेसिटी इसलिए है कि ताकि हमारी डेमोक्रेसी क्या रहे, अलाइव रहे, हमारी डेमोक्रेसी कंटिन्यू चलती रहे। दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, इफ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टी देन ऑल द कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट इन द इलेक्शंस। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है तो सारे के सारे कैंडिडेट क्या होंगे बेटा, सारे के सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इलेक्शन में। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्दल उम्मीदवार। यानी कि अब इमेजिन करो कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सारे लोग अपने मन से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर टिकट कौन देगा, पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं रहेंगे तो सारे कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर है बात। थर्ड, अब सब सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, देन नो वन विल बी एबल टू मेक प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी। अब जब सारे इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या, अब मान लो कि कोई व्यक्ति चुनाव जीता, एक पर्टिकुलर सपोजिट मान लो कि बनारस से कोई चुनाव जीता, तो अब जब वो बनारस से चुनाव जीता है तो क्या वो महाराष्ट्र के या उत्तराखंड के या झारखंड के डेवलपमेंट की बात करेगा, नहीं करेगा। उसे फिर अगले साल चुनाव जीतना है कहां से, बनारस से, तो किसके बारे में बात करेगा, दे विल ओनली टॉक अबाउट द लोकल इश्यूज ऑफ द बनारस, दे विल नेवर थिंक अबाउट द नेशनल पॉलिसीज। क्लियर है बेटा। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो कोई भी नेशनल इश्यूज पे बात नहीं करेगा। नेक्स्ट होगा बेटा, गवर्नमेंट विल बी फॉर्म बट विल बी अनस्टेबल। गवर्नमेंट तो बन जाएगी, कोई ना कोई गवर्नमेंट बनाएगा, बट इट विल बी अनस्टेबल। अनस्टेबल कैसे होगा कि जब सारे लोग इंडिपेंडेंट है, क्या है, सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट है, और जब सारे लोग जब इंडिपेंडेंट हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी गवर्नमेंट के लिए, सब कहेंगे कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, सब कहेंगे कि हम ही मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या होगा कि अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी कि सरकार कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्या होगा बेटा कि गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, सरकार बनेगी बट इट विल बी अनस्टेबल। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। बताया अभी, रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, ओनली रिस्पॉन्सिबल होंगे केवल और केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डेवलपमेंट के लिए, ना कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए। वो कभी भी नेशनल पॉलिसी पे बात नहीं करेंगे, दे विल नेवर टॉक अबाउट द डिफेंसेस ऑफ द नेशन, दे विल नेवर टॉक अबाउट द नेशनल एजुकेशन, मीन्स दे ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड दे विल ओनली वर्क ओवर देयर, दे विल नेवर थिंक अबाउट द होल नेशन। क्लियर है। तो यानी अब देखो, दो बातें हमने सीखा यहां से। पहला बात ये सीखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो हमने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है बेटा, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये जाना हमने कि पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसिटी क्या है, क्यों जरूरी है ये पॉलिटिकल पार्टी। तो हमने जाना कि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी इसलिए है ताकि कोई भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट ना रह सके। पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी इसलिए है ताकि हमारे देश में, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी सस्टेन कर सके। पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए जरूरी है ताकि लोग नेशनल पॉलिसी पे कानून बना सके। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जरूरी है ताकि सारे लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अलावा होल नेशन की बात कर सके। क्लियर है बात। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जरूरी है ताकि गवर्नमेंट क्या हो, स्टेबल हो। तो यानी दोनों तरीका बताया मैंने अभी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो क्या होगा, तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा कि नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखेंगे इसके बाद, अब यहां तक हमें आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नेसेसिटी क्या है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किन किन चीजों से बनी है, किन किन क्या क्या उसके क्राइटेरियाज हैं। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 3 कंपोनेंट, पहला द फर्स्ट वन विल बी द लीडर, सेकेंड विल बी द एक्टिव मेंबर एंड द थर्ड वन विल बी द फॉलोअर। अब इनको एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं। बस बेटा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या होते हैं, एक बार फिर से, लीडर, एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। इज दैट क्लियर। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। द फर्स्ट वन इज द लीडर, सेकेंड वन इज द एक्टिव मेंबर एंड द थर्ड वन इज द फॉलोअर्स। लीडर्स कौन होते हैं, पार्टी में जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं। जैसे अगर करंट टाइम में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो टॉप लीडर्स कौन हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं,
समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव जी हैं, रामगोपाल यादव जी हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जो भी डिसीजन होता है यही पार्टी के टॉप लीडर्स लेते हैं। द सेकेंड होता है बेटा एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर्स वे होते हैं कि जो भी पार्टी डिसीजन लेती है उस डिसीजन को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की कोई मीटिंग होगा तो वहां पे एक लीडर आएंगे तो देखोगे हजारों एक्टिव मेंबर्स पहुंच जाते हैं। तीसरे होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का मतलब ये होता है बेटा कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, ये बस पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं और ये फॉलोवर चेंज होते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते हैं। तो फॉलोवर्स वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर लीडर्स की किसी क्वालिटी को देख करके उनको फॉलो करते हैं। क्लियर है बात? तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है कि कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कितने हैं? 3। पहला क्या होगा? लीडर, एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। यहां तक समझ में आ गया होगा? यानी देखो अभी हमने क्या पढ़ा, 3 टॉपिक पढ़ा। हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन देखा, दूसरा हमने नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखा, और तीसरा हमने क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन? तो बेटा ये बस क्वेश्चन लिख लो, बल्कि इसको एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब इस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। फर्स्ट, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। तो डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। यानी पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन ये है चुनाव लड़ना। कोई डाउट यहां तक? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अब यहां पे अगर एनसीईआरटी की बुक में अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो हम लोग देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो टिकट कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 प्रकार से होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में टिकट किसको मिलेगा किस पार्टी से, ये उस पार्टी के टॉप लीडर्स डिसाइड करते हैं। और अगर जब बात करें हम अमेरिका की तो अमेरिका में उस पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर डिसाइड करते हैं कि टिकट किसको मिलेगा। क्लियर है बात? तो पहला फंक्शन समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस। क्लियर है बेटा ये बात? सेकेंड है पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम को लेके आती हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और इतने बड़े डाइवर्सिटीज को एक या 2 पॉलिटिकल पार्टी सारे मुद्दों को नहीं उठा सकती। इसीलिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर के आती हैं इलेक्शंस में, और उसी मुद्दों के ऊपर वे लोग इलेक्शंस लड़ती हैं। इज दैट क्लियर? यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि बहुत सारे लोगों के डिमांड्स को कलेक्टिव करके उसे इस प्रकार से लेकर के आती हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को लगे कि हाँ उनकी भी बात किया जा रहा है। ये अलग अलग पॉलिसी लेकर के आती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शंस होता है बेटा, तो इलेक्शन के समय पे देखोगे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है जिसको घोषणा पत्र कहते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द लैपटॉप टू द स्टूडेंट्स। तो क्या है बेटा, पॉलिसीज है इनकी पॉलिसी है कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम किसानों का लोन माफ कर देंगे। बीजेपी कहती है कि हम स्टूडेंट्स को टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वाईफाई नेटवर्क्स देंगे। तो ये क्या है, इनकी अलग अलग पॉलिसीज है। जैसे अभी झारखंड की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम मैया योजना शुरू करेंगे, तो उन्होंने क्या किया है कि जितने भी वुमेन्स हैं उनके लिए मैया योजना शुरू किया गया है। तो उसी तरीके से लाडली योजना करके मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो ये अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम लेकर के आते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? सेकेंड फंक्शन समझ में आया? थर्ड वन, पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं बेटा, दीज पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में कौन जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर जाते हैं। कौन जाते हैं चुनाव जीत के, और यही मेंबर्स क्या करते हैं कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा, जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होंगे जिनके पास मेजॉरिटी सीट्स होगी, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। जो उसके पास कम सीटें होंगी, माइनॉरिटी में होंगे, वो क्या करेंगे, रोल ऑफ अपोजिशन।
अब ये सारे लोग मिल करके पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं हमारे देश के लिए। एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बोलो कैसे? सपोज दैट, मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि हम सरकार, अगर सपोज दैट मान लो क्लास 9 का एग्जांपल लेते हैं मंडल कमीशन का, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर देंगे। सरकार बनी उनकी। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी के कहे अनुसार मंडल कमीशन को लागू किया। तो किसके कहने पे किया? अपनी पार्टी के कहने पे। समझ में आ रहा है बेटा? तो यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं किसी भी देश में लॉ बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, पार्टी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब इलेक्शंस हो जाने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ द सीट जीतेगी वो क्या करेगी बेटा? वो सरकार बनाएगी, सरकार चलाएगी। क्लियर है बात? यानी कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पार्टी प्ले अ रोल ऑफ ऑपोजिशन। बताया अभी कि जो एक दो प्रकार की पार्टीज हो जाएंगी। एक वे लोग जो मेजॉरिटी में होंगे, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, एंड दोज हु विल इन माइनॉरिटी दे विल एक्ट एज अ रोल ऑफ ऑपोजिशन। क्लियर है? और अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम ये होता है बेटा कि गवर्नमेंट को चेक करते रहना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहना हर एक पॉलिसीज के ऊपर। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कानून लेकर के आती है तो अपोजिशन कहता है कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप करता है पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी जो है पब्लिक ओपिनियन इस प्रकार से शेप करता है कि सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की। आज से लगभग 2 साल पहले क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हुआ था बेटा। उस इंग्लिश के पेपर में एक पार्ट ऐसा था जो कि क्लास 12th के लेवल का में भी ऐसा था। बहुत सारे बच्चे करके आए, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ के चले आए। गवर्नमेंट थी किसकी? मोदी जी की, बीजेपी की सरकार थी। इस मैटर्स को सोनिया गांधी जो कांग्रेस की उस समय एमपी हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट में रेज किया। और जैसे ही इस बात को रेज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं इस बात को तुरंत ध्यान देते हैं और क्या होता है? बच्चों को उस पर कुछ नंबर दिए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और लिया जा सकता है इसमें, देखा जाए तो, कि सपोज जाए कि गवर्नमेंट ने कोई कानून लेके आया, कोई लॉ पास किया। अब गवर्नमेंट जो लॉ पास करती है और वो पब्लिक के लिए बेटर नहीं है, किसान बिल, फाइनली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी ने लॉ पास किया, अदर पॉलिटिकल पार्टी जो किसान धरना दे रहे थे उनको, उनकी बातों को ले जाके पार्लियामेंट में कहा। तो क्या करती हैं? ओपिनियन किसका है? ये फार्मर्स का था। उसको एक शेप कौन दे रहा है पार्लियामेंट में? उनको शेप दे रहा है कौन? पॉलिटिकल पार्टी। कौन दे रहा है बेटा? पॉलिटिकल पार्टीज दे रही है। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या चाहती है इस बात को ले जाके पार्लियामेंट में क्वेश्चंस रेज करती है और उसी के अनुसार गवर्नमेंट को काम करना होता है। बेटा एक बात याद रखना कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं डेवलपमेंट इसलिए करती हैं कि अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर पब्लिक के ओपिनियन को ध्यान नहीं रखेंगे तो अगली बार पब्लिक हमें वोट नहीं देगी और इलेक्शन क्या कहेंगे? वो लोग हार जाएंगे। तो अपोजिशन का काम होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन चाहता क्या है, उस बात को ले जाकर के पार्लियामेंट में रखे, उसके बाद को जाके नेशनल लेवल पे रेज करे। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो है पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरीज। इसको समझो थोड़ा सा, क्या कह रहा है बेटा? कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड द वेलफेयर स्कीम। सपोज दैट कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जो सरकार के द्वारा अलग अलग पॉलिसी चलाई जा रही हैं
उन पॉलिसी को लोगों तक कौन पहुंचाता है? पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो कि अभी बीजेपी बेटा मोदी जी की सरकार ने क्या किया है कि गैस सिलेंडर देना शुरू किया था फ्री में। गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हम क्या करेंगे कि पुअर पीपल को फ्री में गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या गवर्नमेंट के कह देने से लोगों के पास पहुंच जाएगा? तो जो उस पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो उस पार्टी के लीडर्स होते हैं, जो उस पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारी सरकार फ्री में गैस कनेक्शंस दे रही है और आप लोग क्या कीजिए, गैस कनेक्शंस को ले लीजिए। तो ये किसका काम होता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि लोगों तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाती हैं। गांव में स्पेशली देखने को मिल जाता है, इलेक्शन आएगा तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर गांव में जाते हैं और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका वृद्धा पेंशन बनवा देंगे। कौन होते हैं वे लोग? वे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं और इस लालच में जाते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट की फैसिलिटी को इनको पास पहुंचाएंगे तो गवर्नमेंट के काम के बारे में इनको पता चलेगा और जब अगला इलेक्शन आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, हमारी ही पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देंगे। क्लियर? तो ये फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी समझ में आ गया बेटा? अगर नहीं भी आया होगा तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बस इतना आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और मेंशन द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, देन यू हैव टू राइट party used to contest election, party put forward different policies and program, party play a decisive role in making law for the country, party forms and run the government, parties play a role of the opposition, parties shape the public opinion and party provide people access to the government machinery and the welfare schemes. यहां तक कोई डाउट? अब देखो हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन देखा बेटा हमने, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखा बेटा, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बाद हमने देखा कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बाद हमने देखा कि फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। एक बार फिर से यहां पे आया हुआ है कि द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इशू ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं बेटा, अलग अलग व्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट के सामने हेल्प करती हैं। दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और स्टैंड द गवर्नमेंट टू मेक अ पॉलिसी जस्टिफाई टू अपोज देम। दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। बेटा वही है, मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, बहुत सारे लोगों को साथ में लाती हैं और गवर्नमेंट को स्टेबल बनाती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिना कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकता, बेटर गवर्नमेंट, और बिना पॉलिटिकल पार्टी के कभी भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, 1, 2, 4, 100, 1000, कितना? और क्यों होनी चाहिए उतनी पॉलिटिकल पार्टी? देखो, इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक लोगों के पास यह अधिकार है कि वे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सके। डेमोक्रेसी में हर एक लोगों के पास ये राइट्स है। अगर आप भी चाहें तो आप भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। बस कुछ लोगों का ग्रुप बनाइए जो लोग एक तरीके से सोचते हों, और उनका जब एक तरीके सोचने वाले लोग हैं, जाकर के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर आप पॉलिटिकल पार्टी अब चुनाव लड़िए। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अप्रोक्स मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड। 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। बट नॉट ऑल दीज पार्टी आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। लेकिन क्या 750 जो रजिस्टर्ड है, क्या सारे सीरियसली इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं? नहीं। जैसे मान लो अभी अपने ही यूपी में किन दो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ज्यादा चांसेस है गवर्नमेंट फॉर्म करने का? एक बीजेपी, एक समाजवादी पार्टी, एंड द थर्ड वन विल बी द बीएसपी, एंड फोर्थ वन विल बी द कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक
सरकार में नहीं आई है यूपी में, लेकिन सपोज एट मान लो कितने हुए, फिर भी 4 हुए केवल। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी यूपी में पड़ी हुई हैं, जैसे अपना दल हो गया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो गया। अगर तो क्या ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत है, लेकिन सारे के सारे सरकार बनाने के लायक नहीं है। केवल कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो सरकार फॉर्म कर सकती हैं, जो सीरियसली इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। क्लियर है बेटा ये बात? डिफरेंट पार्टी सिस्टम। तो अभी हमने क्वेश्चन एक था कि हमारे पास कितना पार्टी होना चाहिए। तो देखो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। फर्स्ट one party system, second 2 party system, and the third one is the multi party system. 1 by 1 करके देखते हैं बेटा, एक एक करके कि 1 party system क्या होता है। In some country only 1 party is allowed to control and run the government. These are called the 1 party system. This system is not considered as a good option for the democracy. देखो कह रहा है कि एक जिस देश में केवल और केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास अधिकार हो चुनाव लड़ने का, उस पार्टी को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं 1 party system. A country having only 1 political party who have a right to contest election and all other party does not have right to contest elections, known as 1 party system. For example, China, Communist Party of China. शी जिनपिंग साहब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चाइना में और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, चाइना में और कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, बट दे हैव टू वर्क अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। समझ में आ रहा है बेटा? यानी कि जिस सिंपल सी बात है कि 1 party सिस्टम में जिस देश में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास अधिकार हो चुनाव लड़ने का और सरकार बनाने का, उसे कहते हैं 1 party सिस्टम। और एग्जाम्पल क्या याद रखोगे आप? चाइना का। और एक और बात याद रखना कि ये जो 1 party सिस्टम है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बेटर नहीं माना गया है। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा 2 party सिस्टम। In some country, power usually changes between the 2 main parties, such a party system is called a 2 party system. कुछ देशों में जनरली पावर केवल 2 पार्टियों के बीच में चेंज होते रहता है। यानी कि एक ऐसा देश जहां पर जनरली केवल और केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा चांसेस है सरकार बनाने के, या मैक्सिमम आजादी के बाद से मैक्सिमम केवल 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज सरकार में आई हैं, उस जगह को क्या कहेंगे बेटा? 2 party सिस्टम कहते हैं। क्लियर है बात? यानी कि 2 party सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा देश जहां पर केवल और केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा चांसेस होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के, उसे कहेंगे 2 party सिस्टम। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, यूएसए एंड द यूनाइटेड किंगडम। यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम, क्लियर है? जैसे अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां पे 2 पार्टी है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। यही लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी आपस में क्या होते हैं? चेंज करते रहते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां पे 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक पार्टी। तो ये हमेशा क्या होते हैं? इन्हीं दोनों पार्टियों में सरकार कभी एक बार ये तो कभी वो बनते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, फिर जो बाइडन आए, फिर कौन आ गया? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये क्या हो रहा है? बस एक पार्टी से दूसरा पार्टी, तीसरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास चांस नहीं होता है कि वो वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करे। तो यानी ऐसा देश जहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंस करती है गवर्नमेंट फॉर्म करने में, उस देश को कहते हैं 2 party सिस्टम। और एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, यूएसए एंड द यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है बेटा? If several parties compete for a power and more than 2 parties have a reasonable chance to coming to the power either on their own stand or in the alliances with the other, it is called the multi-party. Example India. बोले कि मल्टी पार्टी सिस्टम उस डेमोक्रेटिक कंट्री को कहेंगे जहां पर 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर हो कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करके चुनाव जीत सकते हैं और सरकार बना सकें। यानी मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स a country where 2 or more political parties have a chances to form the government whether with their own strength or with the help of the other political parties or alliances, known as the multi-party system. एक ऐसा देश जहां पर 2 या उससे अधिक पॉलिटिकल पार्टीज
गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है अलायंसेस के साथ या अपने अकेले के स्ट्रेंथ के साथ, उसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है सबसे बेस्ट माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए। अगर ओवरऑल होल डेमोक्रेसी की भी बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है बेटा ये सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक लोगों के पास अधिकार होता है खुद पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का, अपने से रिलेटेड इश्यूज को रेज करने का। कोई भी व्यक्ति अलायंसेस करके सरकार बना सकता है, यानी कि ये क्या करता है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, ये बात करता है राइट टू वोट की बात करता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, जो भी चाहे चुनाव लड़ सकता है। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि पार्टी सिस्टम के बारे में। तो हमने क्या देखा बेटा, देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। फर्स्ट, वन पार्टी सिस्टम, एक ऐसा देश जहां पे केवल और केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास अधिकार है चुनाव लड़ने का और सरकार बनाने का, फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये डेमोक्रेसी के लिए बेटर नहीं माना जाता है। दूसरा है बेटा, एक ऐसा देश जहां पे जनरली 2 ही पार्टी के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सरकार बनाएंगे, तो उस पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं 2 पार्टीज सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम। तीसरा हमने पढ़ा मल्टी पार्टी सिस्टम, एक ऐसा देश जहां पर 2 या उससे कई गुना ज्यादा अधिक 10, 20, 50, 100 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं और सरकार बना सके, तो उस कंट्री को क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, यूपी में किसकी सरकार, बीजेपी की। बिहार में किसकी सरकार, जेडीयू की। वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार, टीएमसी की। तो ये क्या है बेटा, ये अलग अलग, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं। यानी एक ऐसा देश जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास चांसेस हैं पावर में आने का, चुनाव जीत करके आने के, सरकार बनाने का, तो उस पार्टी को कहते हैं बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड 3 पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट एक वर्ड आया था अलायंसेस। अलायंसेस क्या होता है, ये 2 चीजों के साथ चलता है बेटा, कि एक होता है अलायंस और दूसरा होता है कोलिशन गवर्नमेंट। अलायंसेस क्या होते हैं, when 2 or more political party comes together to contest elections, then it is known as alliances। क्या बोला मैंने, when 2 political parties comes together to contest elections known as alliances। जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिल करके चुनाव लड़ती हैं तो उसे कहते हैं अलायंसेस। क्लियर है बात? तो अलायंस समझ में आ गया। देखो, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called alliances or a front। इसे क्या कहते हैं बेटा, अलायंसेस कहते हैं या फ्रंट भी कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिल करके चुनाव लड़े सरकार बनाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, अलायंसेस कहेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रिकॉग्नाइज पार्टी का मतलब क्या है बेटा, एक ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के अंडर। देखते हैं इसको, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में अप्रॉक्स मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर एंड दिस ऑल द 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वली। जो इलेक्शन कमीशन होता है बेटा, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू द लार्ज एंड द एस्टैब्लिश्ड पार्टी। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। अब ये जो इलेक्शन कमीशन होता है बहुत सारे स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड कराता है। क्या फीचर्स प्रोवाइड कराता है बेटा, ये जो इलेक्शन कमीशन है बहुत जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिंबल प्रोवाइड कराता है। सिंबल का मतलब जैसे बीजेपी का लोटस, समाजवादी पार्टी का बाइसिकल। तो ये सिंबल उनको किसने दिया, ये सिंबल दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और जो कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, जैसे समाजवादी पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी, कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, तो उस कैंडिडेट जो है उस पार्टी का सिंबल का यूज करेगा अपने इलेक्शंस में। क्लियर है बात? पार्टी दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। क्लियर है? तो अब जो पार्टी जो है ये सारे फीचर्स को अचीव करती है इलेक्शन कमीशन से, तो उसी पार्टी को क्या कहते हैं बेटा, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहते हैं। दैट इज व्हाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी,
देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टी, फर्स्ट नेशनल पार्टी एंड सेकेंड स्टेट पार्टी। अब ऐसी क्या चीजें हैं, किस पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी कहेंगे और किस पार्टी को हम लोग स्टेट पार्टी कहेंगे? क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा यहां पे हमें चीजों को समझना होगा बेटा कि क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले स्टेट पार्टी को देखते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स। तो हम लोग स्टेट पार्टी की बात कर रहे थे। स्टेट पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। बोल रहा है बेटा कि स्टेट पार्टी किस कब कहेंगे? स्टेट पार्टी उस पार्टी को कहेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पार्टी उस पॉलिटिकल पार्टीज को कहेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में टोटल वोट्स का 6% वोट गेन करे और उसके साथ साथ 2 सीट को जीते। ध्यान से समझना बेटा, स्टेट पार्टी होने के लिए क्राइटेरिया यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट का 6% वोट गेन करना है पड़ेगा और 6% के साथ साथ 2 सीट का जीतना कंपलसरी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एमएलए इलेक्शंस में 6% वोट पा जाती है और 2 सीट जीत जाती है तो उसे कहेंगे हम लोग स्टेट पार्टी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्टी। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट total votes in Lok Sabha elections or assembly election in the 4 state and win at least 4 seat in the Lok Sabha recognized as the national party। अब यहां पे ध्यान से समझना बेटा, 2 कंडीशंस देगा यहां पे। नेशनल पार्टी बनने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है कि उस कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो उन्हें लोकसभा के इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में टोटल वोट का 6% वोट पाना कंपलसरी है। कितना मैंने कहा? कहां पे? पार्लियामेंट्री इलेक्शन में टोटल वोट का 6% वोट पाना कंपलसरी है, पहली बात। या अगर मान लो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 6% वोट नहीं मिला तो 4 लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में 4 राज्यों में, 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट पाए और इसके अलावा प्लस 4 सीट जीते लोकसभा का। समझ में आ गया ये बात? समझ में आया कि नहीं? चलो फिर से एक बार देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट पार्टी कब कहेंगे? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट का 6% वोट गेन करे और प्लस 2 एमएलए सीट जीते, तब उस पॉलिटिकल पार्टी को हम कहेंगे स्टेट पार्टी। और नेशनल पार्टी कब कहेंगे? नेशनल पार्टी हम उस पॉलिटिकल पार्टीज को कहेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट जीते, या मान लो कि 6% वोट नहीं जीत पा रहा है तो 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, 4 राज्यों में जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनमें 6% वोट गेन करे और उसके अलावा 4 सीट जीते, किसका? लोकसभा का। तब उस पॉलिटिकल पार्टीज को हम कहेंगे नेशनल पार्टी। क्लियर है ये बात? तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी क्या होता है। और ये स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा गया है। तो हमने बता चुके हैं कि स्टेट पार्टी क्या होती है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी एक स्टेट में 6% वोट गेन कर चुकी है और 2 सीट जीत गई है तो उसे कहेंगे बेटा हम स्टेट पार्टी। और उस पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे जो एमपी इलेक्शंस में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस में 6% वोट गेन किया है टोटल वोट्स का, या 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट गेन किया है और उसके अलावा 4 सीट जीता है एमपी का, तब उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टीज कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द कंट्री इन 2006। बोले 2006 के अनुसार
पूरे देश में 7 नेशनल पार्टी हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना बेटा यहां पे, अभी रिसेंटली जो है एक नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल पार्टी बनी है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आम आदमी पार्टी। किस नाम से जानते हैं बेटा? आम आदमी पार्टी के नाम से। क्लियर है? कब बनी थी? एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी इसके ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी देखो कौन कौन है ये? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। एक एक करके देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। कांग्रेस पार्टी इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। कब फॉर्म हुई थी बेटा? 1885 में। कब फॉर्म हुआ था? 1885। दिस इज पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। ओल्डेस्ट पार्टी फॉर्म इन 1885, इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल, सेंट्रिस्ट इन द इट्स आइडियोलॉजी। ये बेटा सेंट्रिस्ट जो बहुत ही क्रिटिकल टर्म है, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आप याद कर लो कि बीजेपी जो है बेटा राइटिस्ट पार्टी है, कांग्रेस जो है क्या है? सेंटर पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स, ये क्या है? लेफ्टिस्ट पार्टी है। ठीक है, तो इतना याद रखना बस। सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है, वीकर सेक्शन ऑफ पीपल एंड द माइनॉरिटीज के लिए वर्क करती है। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 2004 लोकसभा इलेक्शन, कंप्लीटेड 2 टर्म्स इन ऑफिस इन 10 ईयर। एक और बात मैं भूल गया था बताना, मैंने अलायंसेस बताया था। अलायंसेस क्या बताया था? कि व्हेन 2 or more political party comes together to contest elections known as alliances। सेम डेफिनेशन होगा बेटा, लेकिन एक छोटा सा टर्म डिफरेंट है कि जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाए उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। व्हेन 2 or more political party comes together to form the government known as coalition government। क्लियर है? ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो पिछला 2 टर्म की बात करें कांग्रेस की, तो क्या था? 2004 to 9 एंड 2009 to 2014। ये कांग्रेस के 2 टर्म्स हैं जो इन्होंने रिसेंटली पूरा किया। उसके बाद से अभी 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। करंटली अभी मोदी जी ही चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। 1980 में पॉलिटिकल पार्टी बनी बीजेपी। किससे टूट के बना बेटा? ये भारतीय जनसंघ से टूट के बना था। किससे टूट के बना था? ये भारतीय जनसंघ से। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। ठीक है, गोल क्या बेटा? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड द मॉडर्न इंडिया, प्रमोट्स कल्चरल एंड द नेशनलिज्म और हिंदुत्व। देखो ध्यान से समझना इसकी आइडियोलॉजी को बेटा, ये जो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कई बार, बीएसपी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी से क्वेश्चन पूछ सकता है। wants full territorial and the political integration of जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। बीजेपी के शुरुआती दौर से ये आइडियोलॉजी में है कि वो क्या करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं और जम्मू एंड कश्मीर का क्या करेंगे? एनेक्शन करेंगे। डिमांड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। पार्टी केम टू पावर इन 1998 एंड रिमेन इन पावर टिल 2004 एनडीए। बेटा एक टर्म यूज किया एनडीए। एनडीए क्या है? एनडीए एक अलायंस का नाम है, जिसको कहते हैं क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। किसका है बेटा? बीजेपी प्लस अदर पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी और जो अदर पॉलिटिकल पार्टी मिल करके जो गठबंधन करके सरकार चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है, उसे क्या कहते हैं? एनडीए कहते हैं। दिस पार्टी स्ट्रॉन्ग बैक पावर इन सेंटर 2014। और बीजेपी जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ पावर में आती है कब बेटा? 2014 में। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। इससे बेटा क्वेश्चन कई बार पूछा है। कब बना बेटा ये? 1984। बीएसपी वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। अब क्वेश्चन देते हो यहां से देगा कि बीएसपी के फाउंडर कौन है, तो मैक्सिमम लोग मायावती पे आंसर टिक करके चले जाते हैं। मायावती बेटा आंसर नहीं होगा। कौन है इसके फाउंडर? कांशीराम जी है। सीक टू रेस्पेक्ट, रिप्रेजेंट एंड द सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी। अब देखो किसके लिए वर्क करती है पार्टी? ये वर्क करती है पॉलिटिकल पार्टीज बहुजन समाज के लिए।
बहुजन समाज का मतलब दलित, बहुजन समाज का मतलब ओबीसी, बहुजन समाज का मतलब आदिवासी, बहुजन समाज का मतलब क्या बेटा, रिलीजियस माइनॉरिटी। इंस्पायर्ड किससे? और क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछेगा। अगर यहां से देता है तो पूछता है कि बीएसपी किसकी आइडियोलॉजी पे चलती है, किससे इंस्पायर्ड हुई है? तो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड द बी आर अम्बेडकर। ये नाम याद कर लेना, और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि बीएसपी जो है महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी और टीचिंग से इंस्पायर्ड होकर के इसे बनाया गया था। ही हैज अ गुड प्रेजेंस इन उत्तर प्रदेश एंड हैज बीन पावर इन यूपी फॉर अ कपल ऑफ टेन्योर। क्लियर है? कुछ समय के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल यूपी में रहती है, और क्या होता है, कई जगहों पे कई बार इन्होंने गवर्नमेंट भी बनाया। नेक्स्ट है बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब देखो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बना था वो 1925 में बना। कब बना था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? 1925 में। और इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट के बना क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कब बना बेटा? 1964 में। याद रखना कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी 1925 में, और उसी 1925 में बनी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट के बना 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। दिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1964। मेन फिलोसफी मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे बिलीव करती थी। इट सपोर्ट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरल एंड द त्रिपुरा। बोला बेटा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर कहां पे थी? वेस्ट बंगाल में। अप्रॉक्स मोर देन 30 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली रूल कर रही थी। फेमस एमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड द इंटेलिजेंसिया। सबसे ज्यादा फेमस वर्क किसके लिए करती है? पुअर फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए वो वर्क करती थी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बताया भी बेटा, फॉर्म्स इन 1925, सेम फिलोसफी एज अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। आफ्टर द स्प्लिट पार्टी 90 इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआईएम, इसी से टूट के बना था, बताया अभी। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द लेफ्ट पार्टी टू बिल्ड a स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। बताया अभी कि कुछ पार्टियों को लेफ्ट पार्टी कहते हैं, कुछ को राइट पार्टी कहते हैं, कुछ सेंट्रिस्ट पार्टी कहते हैं। तो ये जितनी भी लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी का मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी समझ लो जो वर्कर्स की बात करे, जो पीजेंट्स की बात करे, जो सेक्युलरिज्म की बात करे, जो सोशलिज्म की बात करे, उन्हें लेफ्ट पार्टी कहते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि जितनी भी ऐसी पार्टी हैं जो इस प्रकार की आइडियोलॉजी रखती है, वे सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक लेफ्ट फ्रंट का निर्माण करे। नेक्स्ट है नेशनल कांग्रेस पार्टी, सॉरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। कहां एक्टिव है बेटा? महाराष्ट्र। अब इनके बारे में चर्चा भी सुने होगी शरद पवार जी के बारे में। पहले ये एनसीपी जो थी कांग्रेस का ही पार्ट हुआ करती थी, बाद में कांग्रेस से टूट करके अलग पार्टी बन जाती है। देखो दिस पार्टी वाज फॉर्म इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। 1999 में पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है? स्प्लिट होता है। क्या होती है? कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन जाती है। द पार्टी स्पाउज डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड द फेडरलिज्म। wants a high office in the government to be conified to a natural born citizen of the country। ये चाहती है कि स्टेट में जितने भी बड़े बड़े पद हैं उसी स्टेट के राज्यों के लोगों को दिया जाए, ना कि बाहर के राज्यों के लोगों को दिया जाए। जैसे कई बार सुने होगा कि मराठा आंदोलन चल रहा है, कि वहां से यूपी बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? क्योंकि यूपी बिहार के लोग वहाँ के बहुत सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ के यूपी बिहार के लोगों को वहाँ पे जगह नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें सुनने में आती थी पहले। तो वही कह रहा है कि इनका ये बिलीव करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वो बाहर के लोगों को ना देकर के महाराष्ट्र के लोगों को दिया जाए। दिस इज अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड द असम। सिंबल क्या है बेटा? क्लॉक है। AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, लॉन्च इन जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। Recognized as a national party in 2016, this party symbol is flowers and the grass. क्या बेटा symbol? Flower and grass. Committed to the secularism and the federalism. He has been power in West Bengal since 2011 and has a presence in Arunachal Pradesh and Manipur and Tripura. इन्होंने ही बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
मार्कशीट जो है, जो लगातार 34 सालों से शासन कर रहा था वेस्ट बंगाल में, उसको हरा करके 2011 में ममता बनर्जी पावर में आई थी और आज तक 2011 से लेके टिल 2025 तक ममता बनर्जी कंटिन्यू टू बी इन पावर. In the general election held in 2014, it got 3.84% vote and won 34 seats, making the fourth largest party in the Lok Sabha. Imagine करो 3.84% वोट पा करके तृणमूल कांग्रेस became the fourth largest party of a country by winning the 34 seats. क्लियर है? अब एक पार्ट छूट गया था बेटा आम आदमी पार्टी का, हालांकि मेंशन नहीं है यहां पे, मैं बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी जो फाउंड हुआ था बेटा 26 नवंबर 2012 में. कब फॉर्म हुआ था? 26 नवंबर 2012 में. किसके खिलाफ मूवमेंट हुआ था? एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है. किससे निकली हुई पार्टी है ये? एंटी करप्शन मूवमेंट से. सिंबल क्या है आम आदमी पार्टी का? सबको पता है, झाड़ू का सिंबल है. कहां पे पावर में है ये? दिल्ली में पावर में है. इसके अलावा कहां पे है? पंजाब में पावर में है. लीडर कौन है इसके? अरविंद केजरीवाल. क्लियर है बात? तो इसको एक बार देख लेना आप लोग. राइज ऑफ रीजनल पार्टी एंड देयर कंट्रीब्यूशन. अब जो रीजनल पार्टी आती हैं, इससे फायदा होता है कि नुकसान होता है? दोनों चीजें होंगी. जब लोकल पार्टीज बहुत सारे बनना शुरू होंगी तो इससे प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होता है. जैसे कुछ देखते हैं कंट्रीब्यूशंस के. इसके बारे में सबसे पहली बात कि इसके कंट्रीब्यूशन को देखा जाए. Many regional party have grown in prominence over the last 3 decades. बोला है कि लास्ट 3 डिकेड, लगभग पिछले 30 सालों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनी. जैसे एग्जांपल देखो, बीजेपी कब बना? 1980. बीएसपी कब बना? 1984. तो मैक्सिमम पॉलिटिकल, समाजवादी पार्टी कब बना? 1992. तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे तो 1980 के बाद ही बनी हुई है. हैज मेड इंडियन पार्लियामेंट पॉलिटिकली मोर डाइवर्स. बोल रहा है बेटा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के आने से क्या हुआ? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के आने से हुआ कि हमारा पार्लियामेंट क्या हुआ? बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया. क्या हो गया बेटा? हमारा पार्लियामेंट बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया. कैसे डाइवर्स हुआ? कि पहले केवल कांग्रेसी होते थे या भारतीय जनसंघ के लोग होते थे. अब जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां पे बीजेपी के लोग मिलेंगे, वहां पे कांग्रेसी मिलेंगे, वहां पे समाजवादी पार्टी के लोग मिलेंगे, वहां पे बहुजन समाज पार्टी के लोग मिलेंगे, वहां पे तृणमूल कांग्रेस के मिलेंगे, वहां पे एनसीपी के मिलेंगे, वहां पे जेडीयू के मिलेंगे, वहां पे आरजेडी के मिलेंगे. पहले केवल और केवल कांग्रेस, जनसंघ, यही पॉलिटिकल पार्टी चलती थी. लेकिन जैसे ही रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी बननी शुरू हुई, हमारा पार्लियामेंट डाइवर्स होता गया. पहले क्या होता था? केवल एक ही एरिया से लोग बिलोंग करते थे, केवल एक ही ग्रुप जो होता था वही चुनाव लड़ता था. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के आने से हुआ कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग, आदिवासी पीपल, एससी एसटी, ओबीसी, सब लोग चुनाव जीत के जाने लगे अलग अलग बैकग्राउंड्स के. तो वही कह रहा है कि हमारा पार्लियामेंट क्या हुआ? बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया. गिव सपोर्ट टू अ नेशनल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. इसके अलावा अभी रीजनल पार्टी के आने से क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल लेवल की पार्टी है, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं. वीक क्यों होती हैं? वीक इसलिए होती हैं क्योंकि अब उन्हें क्या करना पड़ता है? सरकार बनाने के लिए लोकल पार्टीज का सहायता लेना पड़ता है. कैसे सहायता लेना पड़ेगा लोकल पार्टीज का? लोकल पार्टी का सहायता इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि अगर सहायता नहीं लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? इनकी सरकार खत्म हो जाएंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और 2009 में फिर अगेन बना, यानी 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार चली थी, किसके थ्रू चली थी? क्या कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी में थी? बिल्कुल नहीं. कांग्रेस को सपोर्ट था किसका? बीएसपी का. कांग्रेस को सपोर्ट था बाहर से किसका? समाजवादी पार्टी का. यानी क्या करती है लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी? बहुत सारी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प करती है गवर्नमेंट फॉर्म करने में. एवरी स्टेट पार्टी हैज गॉट अ चांस टू एंटर इन देयर नेशनल लेवल अलायंस. फायदा क्या हुआ कि हर एक छोटी से छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी नेशनल लेवल के अलायंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करती हैं. फॉर एग्जांपल, अभी ओम प्रकाश राजभर जी को जानते होंगे आप लोग. बहुत छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन क्या है? बीजेपी के एनडीए में वो इंक्लूड है.
बीजेपी और जो अदर पॉलिटिकल पार्टी है उसी में इंक्लूड है। तो यानी फायदा ये होता है कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको भी नेशनल लेवल के अलायंसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। हैज स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म एंड द डेमोक्रेसी। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी के आने से फायदा क्या हुआ बेटा? फायदा ये हुआ कि हमारा फेडरलिज्म, हमारा डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुआ। अब बोलो सर कैसे हुआ फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसे हुआ? इसलिए स्ट्रांग हुआ कि पहले क्या होता था कि सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी होती थी, तो जो सेंटर कहता था वही स्टेट पार्टी के लोग करते थे। अब सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट, स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट, और जो सेंटर में है वो भी क्लियर मेजोरिटी में नहीं है। आज के समय में भी देखा जाए तो बीजेपी की सरकार कहाँ क्लियर मेजोरिटी में है? वो किसके हेल्प से चल रही है? वो चल रही है नीतीश कुमार के हेल्प से, वो चल रही है चंद्रबाबू नायडू के हेल्प से। तो अब बताओ, तो यहाँ पे याद रखना चाहिए, क्या अब बीजेपी की गवर्नमेंट बिहार में नीतीश सरकार को परेशान कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? कि अगर परेशान करेंगे तो क्या होगा कि वो अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारी रीजनल पार्टी के आने से फायदा ये हुआ कि हमारा फेडरलिज्म और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। दिस इज अ साइन ऑफ एक्सपेंशन एंड द डीपिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। बताया बेटा अभी, इससे क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग होती है। समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, AIADMK, DMK आर द एग्जाम्पल ऑफ द रीजनल पार्टी। एक और बात यहां पे याद रख लो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, दे हैव अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बट दे वर कंसीडर्ड एज अ स्टेट पार्टी। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि उनके पास नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है बट स्टिल दैट वर कंसीडर्ड एज अ स्टेट पार्टी। कौन सा है बेटा? वो समाजवादी पार्टी। याद रखना इस बात को। चैलेंजेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चैलेंजेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंजेज है? चुनाव लड़ते समय क्या क्या दिक्कत आती है, सरकार बनाते समय क्या क्या दिक्कत आती है, उन सारे के सारे चैलेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देख लेते हैं चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है बेटा? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो अपना रेगुलर इलेक्शंस नहीं करवाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं एक्टिव मेंबर से पूछा नहीं जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर ही डिसाइड कर देते हैं कि किसको क्या, कौन सा पद देना है, किसको टिकट कहां से देना है। इसमें किसी भी एक्टिव मेंबर्स का रोल नहीं होता है। क्लियर है बात? तो याद रखना इस बात को कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। पॉलिटिकल पार्टी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन। आज के समय में देखा जाए तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस प्रॉब्लम से परेशान है। जैसे अगर हम बात करें कि होता क्या है यहाँ पे कि विधायक जो होते हैं उनके बेटा फिर विधायक बन जाएगा, जो सांसद होंगे उनका बेटा फिर सांसद बन जाता है। यह हर पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, अभी कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। राजनाथ सिंह जी मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके बेटे भी क्या हैं? MLA हैं। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। तो क्या होता है बेटा? डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि एक के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडर होते हैं वो टिकट देते समय मैक्सिमम टिकट्स अपने करीबियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को देते हैं, जिसके कारण से जो ओरिजिनल लीडर, जो लोकल लीडर, जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा होता है, उसे राइट या उसे इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जाता है। क्लियर है बात? तीसरा, मनी एंड मसल पावर। मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में या इलेक्शन के समय पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं टिकट किसको देती हैं? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है बाहुबली लोगों को, ऐसे लोगों को जो इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सके। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जिनके पास बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं। केवल किस लिए? ओनली फॉर विनिंग द इलेक्शंस। क्लियर है बात? नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एमंग द पार्टी। बोला कि आज के समय में देखा जाए कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं रह गया है पॉलिटिकल पार्टीज में। क्यों नहीं रह गया है? सपोज डैट कि आज कोई व्यक्ति है, सपोज डैट कि आज वो बीजेपी से MLA है, अगले इलेक्शन में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो चला गया समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दे दिया, फिर से वही बन गया। अब बताओ डिफरेंस कुछ दिखा? भाई चुन के तो फिर से वही आ गया।
तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो बहुत ज्यादा नहीं, हालांकि छोटा सा एग्जांपल है, बड़े लेवल पे देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल देख लो, बताया था वहां पे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बस माइनर सा रह गया है, बस अंतर इतना है कि वो तरीके अलग हैं उनके रूल करने के, अदरवाइज सब क्या है, सेम है। तो यहां पे क्या करना बेटा आप लोग कि ये पॉइंट्स याद कर लेना, क्या करना, इस पॉइंट्स को याद कर लेना। तो हमने क्या बताया कि चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो चैलेंजेस क्या क्या है बेटा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, और चौथा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। यहां पे आप लोग लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस कर लीजिएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि क्या क्या चैलेंजेस आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता है, कौन टिकट लेगा कौन टिकट देगा सब पार्टी के टॉप लीडर डिसाइड करते हैं, डायनेस्टिक, विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा मंत्री बन जाता है, मनी एंड मसल पावर, हर एक इलेक्शंस में उन लोगों को टिकट दिया जाता है जो क्या होते हैं, इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। और लास्ट क्या था बेटा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, यानी लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बची है, एक ही नेता क्या करता है, वह एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में वही ट्रांसफर होते जाता है। और बड़े लेवल पे एग्जांपल देखा जाए तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में कोई बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं बचे हैं। देखो पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, द पावर इन द कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन और अ हैंडफुल ऑफ लीडर। बोला कि पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, बताया अभी ना कि किसी एक लोगों के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में, जैसे बीजेपी का पावर किसके हाथ में, मोदी जी और अमित शाह के हाथ में, समाजवादी पार्टी का पावर किसके हाथ में बेटा, अखिलेश यादव के हाथ में, बीएसपी का मायावती के हाथ में, आरजेडी का लालू यादव के फैमिली के हाथ में, जेडीयू का नीतीश कुमार के हाथ में। तो यानी मैक्सिमम हमने देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टी का मैक्सिमम पावर किसके हाथ में होता है, कुछ लीडर्स के हाथ में होता है। मेंबरशिप रजिस्टर और नॉट मेंटेन, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है लोग अपने मेंबरशिप रजिस्टर को मेंटेन भी नहीं करती हैं, हर बार चंदा लेने के लिए, डोनेशंस लेने के लिए मेंबरशिप फॉर्म जारी करती हैं, मेंबरशिप जारी करने के बाद उनके पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रहता है। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, इंटरनल इलेक्शन ये लोग करवाते ही नहीं है, जैसे पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, इसके लिए इलेक्शंस होने चाहिए, उस पार्टी के मेंबर्स डिसाइड करने चाहिए, लेकिन डिसाइड कौन करता है, पार्टी के टॉप लीडर बैठे बैठे डिसाइड कर देते हैं, कोई इलेक्शंस की फॉर्मेलिटी तक नहीं होती है। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट अ चांस टू कम अप, बताया अभी कि जो कॉमन मेंबर होता है, जो कॉमन वर्कर होता है पार्टी का, उसे मौका ही नहीं मिल पाता कि वो बड़े लेवल पे अपने आप को ले जा सके। द टॉप लीडर इज ऑफन डिस्कनेक्टेड विद द ग्रास रूट वर्कर, क्या होता है बेटा, जो टॉप लीडर हैं और जो ग्रास रूट वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे कोई कनेक्शंस नहीं हो पाता है। लॉयल्टी टू द पॉलिसी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्टी हैज लेस वैल्यू देन द लॉयल्टी टू द टॉप लीडर। कह रहा है बेटा पार्टी के टॉप लीडर्स की जितना ज्यादा आप चापलूसी करोगे उतना ही पार्टी के लॉयल माने जाओगे, पार्टी के लीडर्स के प्रति आप जितना लॉयल रहोगे उतना पार्टी के लॉयल, भले आप पार्टी के पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट में हो, बट आप पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर, लीडर्स के फेवर में रहे, यही हो रहा है। डायनेस्टिक सक्सेशन, दूसरा, टॉप पोजीशन इन मेनी पॉलिटिकल पार्टी आर यूजुअली कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, बताया बेटा अभी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसी हैं जिसके जो कि एक फैमिली के अंडर में वर्क कर रही हैं। A person born in a particular family became the leader of virtue of his birth, जैसे बताया अभी कि किसी एक फैमिली में जन्म ले लेने के कारण ही आप नेता बन जाते हैं। जैसे अगर जब इलेक्शन लड़ना हो तो कॉमन पीपल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके फैमिली में जन्म ले लेते हैं आप, तो आपको विधायक मंत्री बनना बहुत आसान हो जाएगा। आसान नहीं हो जाएगा, आप बन ही जाओगे किसी न किसी तरीके से। अगर चुनाव जीत के नहीं बनोगे तो राज्यसभा सांसद बना दिए जाओगे, बट अगर आप लोकल पीपल हैं, आप कॉमन पीपल हैं, आप ग्रास रूट वर्कर हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। नॉट द साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, और ये सारी चीजें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बेटर नहीं है। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, और ये सारी चीजें बताया अभी बेटा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में दिखाई देती है, एक पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में यही है। दिस इज नॉट द केस इन इंडिया अलोन बट इन द मेनी अदर कंट्री एज वेल, इंडिया के बाहर भी ये सिस्टम चला गया है अब तो। मनी एंड द मसल पावर, अ पॉलिटिकल पार्टी लीव नो स्टोन अनटर्न टू विन इलेक्शन, ए पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम नहीं छोड़ती जिससे वो कोई इलेक्शन जीत सके।
अगर उसको लग जाए कि अगर जब हमें किसी की हत्या भी करके या कोई अलग गलत काम करके चुनाव जीतना है तो भी वो करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसको पॉलिटिकल पार्टी न करे चुनाव जीतने के लिए। वो हर एक एक्टिविटीज को करने के लिए तैयार होती हैं। स्पेंड ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन इलेक्शनरिंग। अब क्या होता है, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे पैसे को खर्च किया जाता है। नॉमिनेट कैंडिडेट हु कैन रेज मनी, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है जो चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सके। रिच पीपल हु गिव फंडिंग ऑफ एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस एंड द पॉलिसी। रिच पीपल जो फंड देते हैं वही क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। उन्होंने क्या किया, चुनाव के दौरान हजारों करोड़ों का चंदा दे दिया, सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद क्या किया, ऐसे ऐसे पॉलिसी बनवाने लगे कि केवल और केवल उनको फायदा हो, कॉमन पीपल को कोई फायदा ना हो। पार्टीज ऑफन टेक हेल्प ऑफ द क्रिमिनल्स एंड गिव देम टिकट्स बीइंग अ मीनिंगफुल चॉइस। क्या होता है बेटा, पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम क्रिमिनल्स को टिकट देती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के डाटा उठा के देख लो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में 10% 20% क्रिमिनल भरे पड़े हैं, और ऐसे क्रिमिनल जिनके पास 50 60 70 100 मुकदमे पड़े हुए हैं। क्लियर है ये। और लास्ट क्या था बेटा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। कोई चॉइस ही नहीं बचा। एग्जाम्पल बता चुके थे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टीज का, या इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप कि एक ही पार्टी का लीडर जो होता है, क्या होता है कि एक पार्टी में है, टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी में चला गया, फिर नहीं मिला तो तीसरे पार्टी में चला गया, फिर चुनाव जीत के आ गया। तो लोगों के पास तो वही ऑप्शन बचा ना, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचता है। तो हमने क्या देखा था, डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द डिफरेंस पार्टी। बताया बेटा कि हाँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अप्रॉक्स खत्म हो चुका है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी साउंड सिमिलर टू वन अनदर। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सुनने और जानने में या उनकी आइडियोलॉजी लगभग सेम है। पीपल हैव नो चॉइस देन चूजिंग द बेटर ऑफ द टू एविल। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि दो शैतानों के बीच किसी को चुनाव करना है, एक ज्यादा शैतान है, कम शैतान है। In some state, the party in power just changing every 5 years, but people seldom experience change on the ground. बोला है कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है कि पार्टी जो होती है वो क्या होते हैं, हर 5 साल पे बदलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कहाँ का, राजस्थान का। हर 5 साल पे क्या होता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। अभी रिसेंटली थोड़ा सा हुआ है ऐसा कि कंटिन्यूसली जीते हुए हैं। वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाएगा, हाउ वी विल रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने का तरीका क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे क्या बेटा देखो, वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द नॉमिनेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे थोड़ा सा इसको हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि एक एक करके देखेंगे। एक टर्म्स आता है बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, सबसे पहले समझो इस बात को कि एंटी डिफेक्शन, या इसको समझने के लिए एक छोटा सा पार्ट है, इसको सुन लो कि जैसे पहले क्या होता था कि मान लो कि, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, करंट एग्जांपल, कि पिछले इलेक्शन में, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में हमने देखा था कि कांग्रेस की सरकार बन गई। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के बहुत सारे मिनिस्टर, जो एमएलए जो थे, वो पार्टी छोड़ के कहां चले गए, बीजेपी में, और कांग्रेस की सरकार कोलैप्स हो गई। तो ऐसा पहले बहुत होता था कि चुनाव किसी और पार्टी से लड़े और जब सरकार बनाना हुआ तो कहीं और चले गए। समझ में आ रहा है बेटा ये बात, यानी कि जब चुनाव किसी और पार्टी से लड़े और सरकार बनाना हुआ तो कहीं और किसी और पार्टी के साथ चले गए। तो इससे क्या होता था, लोग चुनते जिस आइडियोलॉजी को थे तो आइडियोलॉजी तो बदल गई, चुने किसी और को, सरकार कोई और बना लिया। तो अब इस बात से क्या होता था कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाती थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट के थ्रू, और एक ऐसा कानून लाया गया जिसे हम एंटी डिफेक्शन कहते हैं। तो अभी जो हमने इससे पहले घटना बताया कि जब कोई मेंबर चुनाव किसी और पार्टी से जीते और सरकार बनाने समय कहीं और जाके चला जाए तो उसे डिफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिफेक्शन, दल बदल। और एंटी डिफेक्शन क्या होता है, दल बदल कानून आता है, कब आता है, तो ये सारी बातें जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कहां से पास हुआ था, पार्लियामेंट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पास किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव किसी और पार्टी से लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद कोई और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। समझ में आया ये बात। एंटी डिफेक्शन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर कोई मेंबर
चुनाव किसी और पॉलिटिकल पार्टी से लड़े और चुनाव जीतने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा करके शामिल हो जाए तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, और इसी लॉ को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो बेटा हम बात कर रहे थे रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज में, तो दो प्रकार के रिफॉर्म्स को पढ़ना है। एक ऐसे रिफॉर्म्स जो कि इंप्लीमेंट हो चुका है, एक दूसरा इस प्रकार का रिफॉर्म जिसे अभी इंप्लीमेंट करना है, जिसके ऊपर क्या डिबेट चल रहा है, जो बिल पेंडिंग है। तो जो इंप्लीमेंट हो चुका है रिफॉर्म्स, वो पहला रिफॉर्म्स क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटी डिफेक्शन लॉ। तुम्हें आपको बताना होगा वहां पे कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जो इंप्लीमेंट हो चुका है और दूसरा इंप्लीमेंट होना बाकी है, जो बिल पेंडिंग है। तो जो इंप्लीमेंट हो चुका है पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ, यू हैव टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द डिफेक्शंस, देन हैव टू एक्सप्लेन द एंटी डिफेक्शन लॉ। किसके थ्रू पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था। आइए देखते हैं। द लॉ से दैट एनी एमएलए और द एमपी चेंजेस पार्टी, ही और सी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। बताया अभी बेटा कि अगर कोई भी व्यक्ति एमपी हो या एमएलए हो, अगर चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग पार्टी चेंज करते थे वो खत्म हो गया। इट हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। बोल रहा है कि अब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना चुनाव जीतने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। एमपी एंड एमएलए हैव एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर डिसाइड। इससे ये हुआ कि जो भी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं जो डिसाइड करेंगे वही के चीजों को क्या होगा, सारे के सारे एमपी और एमएलए को बात को मानना पड़ेगा। क्लियर है बेटा ये बात, कोई डाउट? दूसरा जो पॉइंट है, अब देखो यहां पे भी याद रखना कि 3 पॉइंट पढ़ना है हमें। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, 3 ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिसे इंप्लीमेंट किया गया है, वो तीनों 3 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पास हुए हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किसके थ्रू पास हुआ, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस में। दूसरा पढ़ेंगे बेटा एफिडेविट के बारे में। किसके बारे में, एफिडेविट के बारे में। एफिडेविट क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस भी कैंडिडेट को टिकट देंगी, उन सारे के सारे कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, उन सारे के सारे कैंडिडेट्स को एफिडेविट सबमिट करना होगा। एफिडेविट का मतलब ये होता है बेटा कि व्हाइट पेपर पे वे लोग उन्हें सारा इंफॉर्मेशन देना होगा कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी कितना है, उनके पास गोल्ड कितना है, उनके पास व्हीकल्स कितने हैं, उनके प्रति क्रिमिनल केसेस कितने हैं, उनके प्रति सिविल केसेस कितने हैं, कितने में उनको सजा हो चुका है, कितना पेंडिंग है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन उन्हें देना होता है। क्लियर है बात? कौन किसने कहा बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि जो कोई भी इलेक्शन लड़ेगा उसे एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में क्या होता है मैंने अभी बता दिया, देख लेते हैं इसको। It is mandatory for every candidate who contests election to fill an affidavit giving the detail of his property and the criminal cases pending against him. बताया बेटा अभी। The new system has made a lot of information available to the public. इससे क्या हुआ, और यही नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आप ये सारा एफिडेविट लीजिए और एफिडेविट को लेके क्या करिए, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पब्लिश करिए। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी एमपी एमएलए चुनाव जीते हैं उनके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लेना है तो हम अपने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जा करके पता कर सकते हैं कि हमारे एमपी एमएलए या जो भी हैं उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, वगैरह एंड वगैरह। क्लियर है? थर्ड, तो ये समझ में आ गया बेटा। तीसरा जो रिफॉर्म्स है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज में किया गया, ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू लाया गया। देखो पहला रिफॉर्म किसके थ्रू, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तीसरा किसके थ्रू आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया बेटा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मैंडेटरी कर देता है, कंपलसरी कर देता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग को कंटेस्ट या हेल्ड करेंगी। हर एक लोगों के पास चांस होना चाहिए। हालांकि ये केवल और केवल इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ है अच्छी तरीकों से, बस नाम के लिए ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज कर देती हैं। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली है, सबको करना कंपलसरी है, बट होता नहीं है। देखो, इट इज नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फिल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स।
बोल रहा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना होगा, इसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न कितना पैसा आया उस पर क्या करना होगा, पॉलिटिकल पार्टी के जो डोनेशंस आते हैं उस पर इनकम टैक्स देना होगा। द पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समथिंग इट इज मोर फॉर्मेलिटी। पॉलिटिकल पार्टी ने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, टैक्स देना, बट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है बेटा, बस फॉर्मेलिटी होती है। क्लियर? सजेशंस। तो ये तीनों ऐसे रिफॉर्म्स थे जो इंप्लीमेंट हो चुका है। अब कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जो सजेशंस हैं। क्या है वो? अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। बोला गया है कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो क्या करे, पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करे। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, पार्टी के टॉप लीडर्स क्या कर रहे हैं, उनके इंटरनल अफेयर्स, उनके इंटरनल इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू द वुमेन्स कैंडिडेट। दूसरा सजेशन ये दिया गया है कि तो पहला क्या था कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड किया जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर को रेगुलेट करे। एक इलेक्शन कमीशन की तरह कोई कमीशन बनाई जाए जो क्या करे, पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को हेड करवाए, अध्यक्ष का चुनाव करवाए, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाए। दूसरा बात ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को 1/3 सीट्स वुमेन को देना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया गया है, जिस प्रकार से 1/3 सीट्स वुमेन्स को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया गया है, उसी प्रकार से 1/3 सीट एमपी एंड द एमएलए इलेक्शन में वुमेन्स को दिया जाए। याद रखना, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ये सजेशंस है। सजेशंस बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन। एक और सजेशन दिया गया था कि पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा सरकार देगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एग्री नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? हमको तो अच्छा लगना चाहिए कि भाई इनको पैसा मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए नहीं एग्री करती हैं कि अगर गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन पैसा देगा तो लिमिटेड देगा। और हम सबको पता है कि इलेक्शन में मनी एंड मसल पावर का यूज किया जाता है। जो अनलिमिटेड इन्फिनिटी पैसा खर्च हो रहा है वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इस बिल को भी पास नहीं करती हैं। ये भी सजेशंस है कि इलेक्शन देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, यानी इलेक्शंस किसके खर्च पे होना चाहिए? सरकार, गवर्नमेंट पैसा देगा। People can put pressure on the political parties and this can be done through the petition, publicity and the agitation। अब बोल रहा है बेटा कि ये तीन चीजें तो हमने देख लिया। हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कि पहला क्या था कि एक इंटरनल अफेयर को रेगुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि 1/3 सीट वुमेन्स को देना चाहिए। तीसरा हमने देखा कि स्टेट फंडिंग इलेक्शन होना चाहिए। 3 सजेशंस है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे? अब पॉलिटिकल पार्टी क्या खुद से रिफॉर्म होना चाहती है या पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म नहीं होना चाहती? कौन रोका है पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म होने से? पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिफॉर्म कर सकता है? भाई पॉलिटिकल पार्टी खुद चाहेंगे कि उनका स्टेट फंडेड हो। पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगे कि 1/3 सीट वुमेन को दिया जाए। वो तो यही चाहेंगे ना कि उन लोगों को दिया जाए जिनके पास पैसा हो, जिनके पास पावर हो। देखो, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस कैन बी डन थ्रू द पिटीशन, पब्लिसिटी एंड द एगिटेशन। अब पॉलिटिकल पार्टी तभी बदलेंगी, तभी रिफॉर्म होंगी जब सारे के सारे भारत के लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में या इसके लिए मूवमेंट करें कि आपको 1/3 सीट देना ही पड़ेगा। तब जाकर के पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा भाई अगर नहीं दिए तो ये लोग हमको वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, हम इलेक्शंस हार जाएंगे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, pressure group and the movements and the media can play an important role in this. Political parties can improve this those who wants to join politics। और या तब पॉसिबल हो सकता है जब वे लोग जो नए नए यूथ जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हों और वे इस पे बात करना शुरू करें, वे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू करें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वुमेन्स को सीट देना चाहिए, स्टेट फंडेड होना चाहिए, इलेक्शंस मनी मार्शल पावर को हमें कम करना चाहिए, तब जाकर के पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो पाएंगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने बेटा क्या क्या पढ़ा इसमें, एक बार फिर से देख लो। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है बेटा कि कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लिए। तीसरा पूछता है कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लिए। चौथा पूछता है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लिया। इसके बाद हमने देखा कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके बाद हमने देखा कि
पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे करेंगे। रिफॉर्म्स में भी 3 ऐसे जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं और 3 सजेशंस हैं। इसके बाद हमने देखा नेशनल पार्टी क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है। तो 1 बाय 1 करके अप्रॉक्स हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। और जितना पॉइंट्स बताया गया है बेटा, अगर आप उन पॉइंट्स को याद कर लेते हो केवल और केवल, तो उतना ही उस एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। बाकी जो कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशंस या उसका सॉल्यूशंस हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।